राजीव गुमसुम से खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो मानसी? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक औरत हूँ। जिस उम्र से अनन्या गुजर रही है, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग चाल ढाल देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में कुछ काला है। राजीव की आंखों में एक प्रश्न था। वह कैसे? मानसी उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे ज़रूरत नहीं है। उसने इस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेले रहना पसंद करती है। गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बात की? अभी नहीं, पहले आपको बताना सही समझा। बेटी का मामला है, जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता है। एक बेटा तो हम खो चुके हैं, अब बेटी को खो देने का मतलब है कि पूरी दुनिया को खो देना। राजीव विचारों के समंदर में गोता लगाने लगे। ये कैसी हवा चल रही है? बच्चे अपने माँ बाप के साए से दूर होते जा रहे हैं। वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, अपने घोंसले में कभी लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के तथा लड़कियां जवान होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से दूर चले जाते हैं। राजीव और मानसी के इकलौते बेटे ने भी तो यही किया था। आज वे दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा निखिल उनकी खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? राजीव की, उनकी पत्नी की, या उनके बेटे निखिल की? कहना मुश्किल था। राजीव ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसके बारे में सोचा तक नहीं था, परंतु आज जब उनकी इकलौती बेटी अनन्या भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो वे विगत और आगत का विश्लेषण करने पर मजबूर हैं। निखिल एमबीए कर चुका था, मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एमबीए करते समय ही उसका एक लड़की नेहा से प्रेम विवाह हुआ था। तब तक उसने घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माँ बाप को अपने प्यार से अवगत कराया। राजीव और मानसी को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था, उनके अपने सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलते से भी वाकिफ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने का ढोंग करते हैं, नए जमाने की हर चीज़ अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़े, वे प्रेम विवाह करना चाहे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में हम भी वही करते हैं या करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चे जब वही सब करने लगते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसका विरोध करते हैं। निखिल उनका इकलौता बेटा था। वे धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में अच्छा खासा दहेज मिलता। इसी उम्मीद में अपने एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरह से पक्का भी था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं, अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से फैसले ले लेते हैं, उनको इससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल नहीं रहता। वे अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं, जो बिना चूं चपड़ किए उनकी हर बात मान लेंगे। परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, तब वे अपने जीवन के बारे में खुद फैसले लेना पसंद करते हैं। वे अपना जीवन अपने तौर पर जीना चाहते हैं। जब निखिल ने अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया तो उनके कान खड़े हुए। चौंकना लाजमी था। निखिल पर वे अपना अधिकार समझते थे। राजीव और मानसी ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर निखिल की तरफ। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए। प्रेम उसने ज़रूर किया था, परंतु वह उनकी सहमति से शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं
तब भी उसने तय कर रखा था कि अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। जिसको प्यार किया था उसे धोखा नहीं देगा, माँ बाप माने या ना माने। मानसी ने ही बात का सिरा पकड़ा था। परंतु बेटा निखिल, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। अब वो बेकार है। मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है, वह मेरी अनुरूप है। हम दोनों ने एक साथ एमबीए किया था, अब साथ ही जॉब भी कर रहे हैं, साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु हमारे सपने। मानसी ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, परंतु निखिल की दृढ़ता के सामने वह कमज़ोर पड़ गई। मानसी की आवाज़ में कोई दम नहीं था। उसे लगा वह हार जाएगी। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है। मैं अग्रवाल जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजीव ने पहली बार मुंह खोला। उनके साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार हैं, वे भी अलग थलग पड़ जाएंगे। कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित करें, रिश्तेदार 2 दिन बाद बात बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। प्रेम विवाह अब असामान्य नहीं रहे। निखिल ने बहुत धैर्य से अपनी बात कही। बेटे, तुम नहीं समझोगे। हम दूसरी जाति के हैं और हमारे समाज ने इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने एक गैर जाति की लड़की से शादी कर ली है, वे हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन अनन्या की शादी में भी तमाम मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। उसका भी प्रेम विवाह कर देना, निखिल ने सहजता से कह दिया। परंतु राजीव और मानसी के लिए यह सब इतना सहज नहीं था। निखिल, एक बार तुम अपने फैसले पर पुनर्विचार करो। शायद तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाएंगे। निखिल हंसा। माँ, ये मेरा आज का फैसला नहीं है। पिछले 2 सालों से हम दोनों का यही फैसला है। अब ये बदलने वाला नहीं है। आप अपने बारे में बताएं। आप हमारी शादी करवाएंगे या हम स्वयं कर ले? किसी ने निखिल की बात का जवाब नहीं दिया। वे अचंभित, भौचक और ठगे से बैठे थे। वे सभ्य समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे। बातों के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे दोनों ना तो निखिल को मना पाए, ना निखिल के फैसले से सहमत हो पाए। निखिल अगले दिन मुंबई चला गया। बाद में पता चला कि उसने कोर्ट के माध्यम से अपनी प्रेमिका नेहा से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि निखिल ने भले ही अपनी मर्जी से शादी की थी, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनका अपना हठ था। उस हठ के चलते अभी तक निखिल से कांटेक्ट नहीं किया था। निखिल ने पहले 1-2 बार फ़ोन किया था। राजीव और मानसी ने उससे बात की थी, हाल चाल भी पूछा, परंतु उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने उनको फ़ोन करना भी बंद कर दिया। अब शायद वह हट टूटने वाला था। अनन्या के साथ वह पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। राजीव ने शांत भाव से कहा, मानसी, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। बेटी का मामला है। प्यार के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्यार का विरोध कर रहे हैं, तो वे बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या फिर अपनी जान दे देती हैं। हमें ध्यान रखना है कि अनन्या ऐसा कोई कदम ना उठा ले। मानसी बेचैन हो गई। क्या करें हम? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे बात करो। उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने की कोशिश करो। शायद हम उसकी सहायता कर सकें। अगर वह समझ गई तो बहकने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। ये रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है राजीव, मानसी ने आश्वस्त होकर कहा। मानसी ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला। अनन्या से बात की। वह अपने कमरे में थी। मानसी ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो?
अनन्या हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह पलंग पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। अनन्या के चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मानसी सब समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अनन्या बीएससी के दूसरे वर्ष में थी। ठीक ठाक चल रही है माँ, अनन्या ने अपने को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थी। वह माँ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अनन्या जिन मनोभाव से गुजर रही थी मानसी समझ सकती थी। उसने बेटी को पलंग पर बिठाते हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। वह भी बेटी के साथ पलंग पर एक किनारे बैठ गई। उसे लग रहा था कि किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं, मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। माँ क्या कहेगी उससे? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परंतु उसके मन में अपराध बोध था। माँ ने उसे फ़ोन करते हुए देख लिया था। मानसी ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्यार होता है। प्यार शब्द पर मानसी ने अधिक जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन बेटा इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी मान मर्यादा से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवाय कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलती रहती हैं। अनन्या का दिल और जोर से धड़क उठा। बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम नासमझी में कुछ ऐसा ना कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का सबब बने। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ प्यार जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वह लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वह तुमको लेकर सीरियस है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? अनन्या सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताए या ना बताए? माँ उसके मन की बात जान गई। कहाँ तक छिपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे। उसने आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा। उसे लगा कि माँ जब इतने प्यार और सहानुभूति से पूछ रही है तो उनको सब कुछ बता देना ही सही होगा। अनन्या खुल गई और धीरे धीरे उसने माँ को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक अनन्या ने अपने कौमार्य बचा कर रखा था। लड़के ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने को तैयार नहीं हुई थी। डर गई थी, इसलिए बच गई। माँ ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना दी कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। अगर लड़का तथा उसके घर वाले राजी हुए तो इसी वर्ष उसकी शादी कर देंगे। अनन्या ने बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के साहिल के साथ प्यार करती है। उसके घर परिवार के बारे में बहुत कम जानती है। वे दोनों बस प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों के हवा में उड़ रहे हैं, भविष्य के बारे में अनजान थे। प्रेम की परिणति क्या होगी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। यह शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां अवांछित विपदाओं का शिकार होती हैं। मानसी ने राजीव को सब कुछ बताया। मामला सचमुच सीरियस था। अनन्या अभी नासमझ थी। उसके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उसकी उम्र अभी 19 साल थी। वह लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा। स्थिति गंभीर थी। मानसी और राजीव का परेशान होना स्वाभाविक था, परंतु मानसी और राजीव को कुछ नहीं करना पड़ा। मामला अपने आप सुलझ गया। संयोग उनका साथ दे रहा था। समय रहते अनन्या को अकल आ गई थी। उसकी माँ की बातों का उस पर ठीक असर हुआ था। अनन्या ने जब साहिल को बताया कि उसकी माँ को उसके प्यार के बारे में सब पता चल गया है तो वह घबरा गया।
इसमें घबराने की क्या बात है? माँ ने तुम्हारे डैडी का फ़ोन नंबर व पता मांगा है। वह तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती हैं। अरे मर गए, क्या तुम्हारे पापा को भी पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। ज़रूर पता होगा, माँ ने बताया होगा उनको, परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करने में क्या हर्ज है? कभी ना कभी करते ही, कल के बजाय आज सही। अनन्या बहुत धैर्य से यह सब कह रही थी। अरे तुम नहीं समझती, ये कोई शादी की उम्र है? मेरे डैडी जूतों से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे, शादी तो दूर की बात है। वह हाथ मलते हुए बोला। अच्छा, अनन्या की अकल ठिकाने आ रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्यार माँ बाप से पूछ कर तो किया नहीं था। अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनसे बिना पूछे कर लो। आखिर हम जवान हैं। क्या बकवास कर रही हो? शादी कैसे कर सकते हैं? वह झल्लाकर बोला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुंवारी लड़की को बरगला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत लूट सकते हो। ये सब करने के लिए तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। वह रुआंसी हो गई। उसे माँ की बातें याद आ गई। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। साहिल भी तो उसके साथ यही कर रहा था। वक्त रहते उसने माँ ने उसे सचेत कर दिया था। वह बच गई। अगर थोड़ी देर होती तो एक ना एक दिन साहिल उसकी मान मर्यादा ज़रूर ख़त्म कर देता। कहाँ तक अपनी को बचाती? वह तो उसके लिए पागल थी। साहिल इधर उधर ताक रहा था। अनन्या ने एक कोशिश और की। तुम अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दो। तुम्हारे मम्मी डैडी से पूछ तो लें कि वे इस रिश्ते के लिए राजी हैं या नहीं। क्या शादी वादी की रट लगा रखी है? वह दाँत पीस कर बोला। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए नहीं। नहीं, प्यार करने के लिए। अनन्या ने उसकी नकल की। वह भी दाँत पीस कर बोली, तो चलो नाचे गाएं और खुशियाँ मनाएं। अब उसकी आवाज़ में तल्खी आ गई थी। कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद करती हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे झांसे में फंस गई। थू है तुम पर, बाहर में जाओ, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब कभी मेरे सामने मत पड़ना। गैरत हो तो अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने से चले जाओ। उस दिन शाम को अनन्या जल्दी घर पहुंच गई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था। मानसी और राजीव ने भेद भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। अनन्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राजीव ने मानसी की ओर इशारा किया। वह पीछे पीछे अनन्या के कमरे में पहुंची। राजीव भी बाहर आकर खड़े हो गए थे। आज बहुत जल्दी आ गई बेटी? मानसी अनन्या से पूछ रही थी। हाँ माँ, आज मैं अपने मन का बोझ उतार कर आई हूँ। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने एक एक बात माँ को बता दी। माँ ने उसे गले से लगा लिया। उसे पुचकारते हुए बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। माँ, ये सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ है। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया। मैं आपकी बात समझ गई और पतन के गर्त में जाने से बच गई। आप थोड़ा सा भी देर करती तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी होती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे सिवाय हमारा और है ही कौन? तुम चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता? माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। मानसी ने अफसोस से कहा। वे अब हमारे कहाँ रहे? हमने एक दूसरे को नहीं समझा और वे हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं है माँ, वे पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? माँ, मैं आपको राज की बात बताती हूँ।
भैया और भाभी से मैं रोज़ बात करती हूँ। भाभी खुद फ़ोन करती हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं है, परंतु वे बातें बहुत प्यारी करती हैं। वे हम सबको देखना चाहती हैं। भैया तो एक दिन भी बिना मुझसे बात किए नहीं रह सकते। वे और भाभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन डैडी से डरते हैं, इसीलिए नहीं आते। माँ, आप एक बार, सिर्फ एक बार उनसे कह दो कि आप उन्हें माफ़ कर दी हो। वे दौड़ते हुए आएंगे। सच? मानसी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, आज तूने मुझे दुगनी खुशी दी है। वह खुशी से विह्वल होती जा रही थी। हाँ माँ, आप उन्हें फ़ोन तो करो। अनन्या चहक रही थी। मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ। अभी करती हूँ। पहले उनको बता दूँ, सुनकर वे भी खुशी से पागल हो जाएंगे। हम लोगों ने ना जाने कितनी बार उनको बुलाने के बारे में सोचा, बस हठ धर्मिता में पड़े रहे। बेटे के सामने झुकना नहीं चाहते थे, परंतु आज हम बेटे के लिए और उसकी खुशी के लिए छोटे बन जाएंगे। उसे फ़ोन करेंगे। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी। कमरे के बाहर खड़े राजीव अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। आज उन्हें खोई हुई खुशी मिल रही थी। बेटी भी वापस अंधेरी गलियों में भटकने से बच गई थी। वह सही सलामत घर लौट आई थी और बेटा भी मिल गया था। आज उनकी हठ धर्मिता टूट गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मानसी ने राजीव को बाहर खड़े देखा। वे समझ गई कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वे सब सुन चुके थे। उनके पास जाकर भरे गले से बोली, चलिए बेटे को फ़ोन कर दे और बहू के स्वागत की तैयारी करें। आज हमें दोगुनी खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले के पक्षी वापस आ गए हैं। अब हमारा घरौंदा वीरान नहीं रहेगा। हाँ मानसी, राजीव ने उसे बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। घोंसले के पक्षी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं। निखिल को वापस आना ही था। हमारी बगिया के फूल यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। उनकी खुशबू चारों ओर फैले और वे अपनी सुगंध से सबके जीवन को गुलजार कर दें। माला बड़ी सावधानी से घर में दाखिल हुई। इधर उधर देखकर वह दबे पैर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही कमला बुआ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कमला बुआ तकरीबन धकेलते हुए माला को कमरे के अंदर ले गई और अंदर जाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी? इतनी देर कहाँ थी? तू आज फिर मनीष से मिलने गई थी? हाँ, मैं मनीष से मिलने गई थी, माला खोए खोए अंदाज में बोली। कमला बुआ माला की हालत और उसके हाव भाव देखकर चिंतित होकर समझाने लगी। देख माला, तू मनीष के प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तेरा इस तरह से उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में भैया की क्या इज्जत रह जाएगी। कमला बुआ काफी देर तक समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन माला तो जैसे मनीष के प्यार में पागल हो गई थी। उसको ऊंच नीच सही गलत कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। माला के पिता मनोहर जी गांव के इज्जतदार किसान माने जाते थे। 2 जोड़ी गाय, 4-5 भैंसे, ट्रैक्टर और 20 बीघा खेत, सभी सुख सुविधाओं से भरा बड़ा सा पक्का मकान, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। मनोहर के घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। पति से अनबन होने की वजह से उनकी छोटी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा अमर अभी पढ़ रहा था, जबकि बेटी माला सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। माला जब 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी बगल के गांव में उसकी शादी करके मनोहर ने बेटी की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था। शादी के समय माला का होने वाला पति 11वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों शादी के समय छोटे थे, इसलिए शादी के बाद गौने में विदाई तय थी। माला और मनीष का गांव अगल बगल में ही था, इसलिए बाजार में या किसी हाट तक दूसरे काम से आने जाने पर कभी कभार दोनों का सामना हो ही जाता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। मनीष और माला दोनों बड़े हो गए थे। मनीष 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में
अपने मामा के पास चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा था। वह घर पर बहुत कम आता था। अब उसको शहर और हॉस्टल की हवा लग गई थी। माला घर के कामों में बेहद चतुर हो गई थी। यह देखकर मनोहर ने उसे सिलाई सीखने की परमिशन दे दी थी। इसलिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ वह सिलाई सीखने जाती थी। माला को ऊपर वाले ने बड़े ही फुर्सत से बनाया था। साफ चमकता हुआ बेदाग चेहरा, दूध और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गालों का रंग, बड़ी बड़ी कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, तोते सी नाक, गुलाबी होठ और कमर तक लहराते काले घने रेशमी बाल, भरा हुआ छरहरा बदन, आंखों पर काजल, ऐसे लगता जैसे किसी ने चांद पर काली की बिंदी लगा दी हो। सुबह जब माला तैयार होकर सिलाई सीखने के लिए साइकिल लेकर सिलाई सेंटर जाती थी तो उसको देखकर गांव के ना जाने कितने लड़कों की नीयत खराब हो जाती थी। माला को देखते ही तरह तरह की बातें करते हुए लड़के अपने होठों पर जीभ फेरने लगते थे, जिसका अंदाजा माला का भी होता था। लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी, क्योंकि उसे अपने और मनीष के रिश्ते का मतलब पता था। दिवाली आ रही थी, कॉलेज बंद हो गए थे। मनीष के साथ हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़के अपने घर चले गए थे और मनीष की माँ ने भी इस बार घर आने के लिए बहुत दबाव बनाया था। इसलिए वह इस बार दिवाली पर अपने घर आया था। अगले दिन मनीष गांव के दोस्तों के साथ एक दुकान पर खड़ा था। तभी बगल से माला साइकिल लेकर निकली। मनीष ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक पल को तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना सा है। वह उसे याद करने की कोशिश करने लगा कि इसे कहाँ देखा है, लेकिन काफी दिन बीत जाने व कोई मेलजोल ना होने की वजह से याद नहीं आ रहा था। माला की तरफ एकटक निहारते देख उसके दोस्त ने कोहनी मारी और बोला, क्या मनीष भाई, भाभी को देखकर कहाँ खो गए? मनीष अचकचा कर बोला, अरे नहीं, अरे कहीं नहीं यार। कौन भाभी, किसकी भाभी? तब मनीष के दोस्त अजीत ने बताया कि वह जिस लड़की को इतनी गौर से देख रहा था वह उसकी पत्नी माला है। दोस्त के मुंह से यह सब सुनकर मनीष का मुंह खुला का खुला रह गया। वह माला की खूबसूरती व गदराया बदन देखकर हैरान रह गया था। अब उसको एक एक पल काटना भारी पड़ने लगा था। जैसे तैसे रात काटी तो सुबह मनीष ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर माला को मिलने के लिए संदेशा भिजवाया। संदेशा सुनकर माला सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस संदेशे में मनीष ने मिलने को कहा था। लेकिन वह सोच रही थी कि अगर मनीष से मिलते हुए किसी ने देख लिया तो कितनी बदनामी होगी, और अगर ना मिलने गई तो मनीष के नाराज होने का डर था। माला का भी मन मनीष से मिलने के लिए बेताब था। डरते डरते माला ने आने का वादा कर लिया। शाम को दिन ढलने के बाद वह सबसे छिपकर दबे पैर गांव के बाहर पीपल के बगीचे में, जहां पर मनीष पहले से आकर उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले बगीचे में गन्ने की सूखी पत्तियों व पुआल का ढेर लगा कर रखते थे। दोनों उसी की ओट में बैठकर बाहों में बाहें डाले बातें करने लगे। थोड़ी देर मनीष के साथ गुजार कर माला घर आ गई। घर आकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी। उसे अपने हाथों में मनीष के हाथों की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। माला को मनीष के साथ बिताए ये चंद पल जिंदगी के सबसे हसीन पल लग रहे थे। उसे इस नई छुअन का एहसास बार बार हो रहा था, जो उसके साथ पहली बार घटा था। उस दिन की मुलाकात के बाद माला और मनीष अक्सर रोजाना मिलने लगे। कभी घंटों तो कभी मिनटों की मुलाकातों ने सारी हदें पार कर दी। प्यार की आंधी इतनी जोर से चली कि सारे बंधन टूट गए और वे दोनों रीति रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उनमें बह गए। छुट्टियां खत्म होते ही मनीष वापस हॉस्टल शहर चला गया। इधर माला उसके ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। माला की रातें अब नींद से दूर थी। उसे भी तकिए की जरूरत और मनीष की याद सताने लगी थी। कुछ दिनों से माला को कमजोरी महसूस होने लगी थी। पूरे शरीर में हल्का हल्का दर्द रहता था। एक दिन माला सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ गया और उल्टियां होने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। माला को इतनी देर तक सोता देख कमला बुआ उसके कमरे में चाय लेकर आई और बोली, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। माला ने मना कर दिया और बोली, नहीं बुआ, बस जरा सी थकावट लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। कमला बुआ बोली, ठीक है फिर चाय पी लो, आराम कर लो, फिर मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है।
माला चाय पीने लगी तो उसे फिर से उबकाई आने लगी। वह भागकर बाहर गई और उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। कमला बुआ उसे उल्टी करते देख परेशान हो गई और माला से पूछने लगी, माला सच बता, तुझे यह सब कब से हो रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माला बोली, अरे नहीं बुआ, पेट में गैस बनी होगी इसलिए उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कमला बुआ का दिल नहीं माना। वे माला को लेकर नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में गई तो पता चला कि सचमुच माला गर्भवती है। यह सुनकर कमला बुआ सन्न रह गई। घर आकर कमला बुआ माला को झकझोरते हुए पूछने लगी, यह क्या किया माला तूने? कहा था कि तेरा अभी गौना नहीं हुआ है, मनीष से मिलने मत जाया कर, कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे, अब बता कि हम क्या करें? माला सिर्फ रोए जा रही थी क्योंकि गलती तो उससे हुई थी, लेकिन अभी भी सुधर सकती थी। उसने कमला बुआ से कहा, बुआ आप पिताजी से बात करो कि वे मेरा गौना करा दे और मैं मनीष से बात करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ, वो ज़रूर कुछ करेगा। सुबह सब लोग चाय पी रहे थे, तब कमला बुआ ने मनोहर से माला के गौने की बात छेड़ी तो मनोहर बोले, हाँ मुझे भी पता है कि अब गौना निपटा देना चाहिए, बेटी राजी खुशी अपने ससुराल में रहे, मैं उन लोगों से कल ही बात करता हूँ। यह सुनकर माला और कमला बुआ ने चैन की सांस ली। माला जब सिलाई सेंटर गई तो सबसे पहले जाकर उसने पीसीओ से मनीष को फ़ोन किया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर मनीष माला पर बुरी तरह बरस पड़ा। यह क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की तुमने? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। जाकर डॉक्टरों से इसको गिराने की दवा ले आओ। मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गौने से पहले बाप बन गया। नहीं नहीं माला, यह बच्चा नहीं चाहिए मुझे। यह बोलकर मनीष ने फ़ोन रख दिया और माला हेलो हेलो कहती रह गई। उस दिन माला का मन सिलाई सेंटर में भी नहीं लगा। वो जल्दी घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। उसके कानों में मनीष की बातें गूंज रही थी, दवा खा लो, बच्चा गिरा दो। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और जोर से चीख पड़ी, नहीं। माला की चीख सुनकर कमला बुआ दौड़कर आई और दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी। दरवाज़ा खोलते ही माला कमला बुआ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। काफ़ी देर तक रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तब कमला ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मनीष से बात हुई, क्या बोला उसने? कमला ने पुचकार कर पूछा तो माला फिर बिलख पड़ी और बोली, बुआ मनीष ने कहा कि उसे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि मैं दवा खा लूं और इस बच्चे को गिरा दूं। तूने क्या उत्तर दिया? तू क्या करने वाली है? कमला बुआ ने उसका कंधा पकड़कर पूछा। माला बोली, बुआ उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने फ़ोन काट दिया। बुआ अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? कमला बुआ ने माला को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो, आज तेरे ससुराल बात करने भैया गए हैं। एक बार तेरा गौना हो गया तो सब ठीक हो जाएगा और देखना मनीष भी इस बच्चे को अपना लेगा। कमला बुआ की बातें सुनकर माला को थोड़ी राहत मिली, उसका मन थोड़ा शांत हुआ। शाम को मनोहर घर आए तो माला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सुनने के लिए बेचैन थी कि उसके ससुराल वालों ने कब की तारीख पक्की की है। कमला बुआ पानी लेकर मनोहर के पास गई और पानी देकर उनसे पूछने लगी कि माला के ससुराल वाले क्या कह रहे थे। माला भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दिल थाम कर सारी बातें सुन रही थी। माला के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि मनीष की पढ़ाई का अभी 1 साल और है, इसलिए वे लोग नहीं ले जाएंगे। अभी हमारी माला 1 साल हमारे पास और रहेगी। मनोहर मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले। मनोहर की बातें सुनकर कमला बुआ के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। मनोहर चौंक कर कमला की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता दरवाजे के पास खड़ी माला बेहोश होकर गिर पड़ी। वे दोनों दौड़कर माला के पास गए और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने माला का चेकअप किया और बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था। दवा पिला दीजिए और इनका ध्यान रखिए, ये माँ बनने वाली हैं और ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। डॉक्टर के मुंह से माँ बनने की बात सुनकर मनोहर हक्के बक्के रह गए।
डॉक्टर के जाते ही सबसे सवालों की झड़ी लगा दी। कमला बुआ ने पूरी बात मनोहर को बताई और बोली, भैया गोने की तारीख जल्दी से पक्की करके आइए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उधर होश में आते ही माला रोने लगी। रोते रोते वह बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनोहर माला के सिर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर बाहर चले गए। अगले दिन वे फिर माला के ससुराल गए। घर पर कमला और माला बेचैन घूम रही थी कि ना जाने क्या खबर आएगी। मनोहर दिन ढले थके हारे घर आए और आते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठे देखकर सबका दिल बैठा जा रहा था। सब सांस रोककर उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मनोहर रुंधे गले से बोले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने गौना कराने से साफ मना कर दिया है। मनीष बोल रहा था कि वह कभी मिलने नहीं आता था माला से। वे लोग मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तू ही बता कमला, अब क्या करूं मैं। कमला बुआ और माला दोनों रोने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया और सबने अपने अपने कमरे में करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह हुई। माला ने उठकर मुंह धोया और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रह गई। मन ही मन एक निर्णय लिया और बाहर आई। मनोहर बरामदे में बैठे थे और माला उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, पिताजी मुझसे एक भूल हो गई है, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा। मुझसे ये पाप मत करवाइए। मनोहर ने माला का हाथ पकड़ लिया और बोले, माला बेटी क्या चाहती है बोल, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए इस संसार से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मनोहर की बात सुनकर माला बोली, पिताजी इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इस दुनिया में लाऊंगी और उस मनीष को नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलवाऊंगी। मनीष बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, हार मानना नहीं सीखा है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मनोहर की आंखें भर आई। वे आंसू पोंछकर बोले, हाँ माला, मैं हर पल हर कदम पर तेरी लड़ाई में साथ हूँ। अगले दिन माला और मनोहर दोनों जाकर वकील से मिले और उनको सारी बातें समझाई। वकील ने माला को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले शाबाशी दी और बोले, बेटी तुम परेशान ना हो, हम यह लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मनीष पर केस दर्ज हो गया था। माला हर पेशी पर अपने पिताजी के साथ अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी, तो बाहर दुनिया से अपनी इज्जत के लिए। उसका बढ़ता पेट देखकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जनेगी और केस लड़ेगी। माला सारी बातें सुनकर अनसुना कर देती। समय बीतता गया और माला ने समय पूरा होने पर एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। अदालत की तारीखें बढ़ रही थी और मनोहर का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था। खेत बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन बाप बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी रखी। वे कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। मनोहर को एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। वे लोग माला की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक माला अपनी ज़िंदगी के लिए भी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इधर मनीष और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके थे। वे लोग चाहते थे कि समझौता हो जाए, माला उनके घर आ जाए और वे बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे। लेकिन माला ने सख्ती से मना कर दिया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार माला की जीत हुई। अदालत ने मनीष को सज़ा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उसे और उसके बेटे को मनीष की जायदाद में हिस्सेदारी भी दी गई। माला ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ मान सम्मान व अपने बेटे का हक सब वापस जीत लिया। माला इस जीत पर बेहद खुश थी। इधर माला की शादी के लिए भी वे लोग जोर देने लग गए थे। एक दिन मनोहर ने माला और सुमित की शादी करा दी। सुमित माला को लेकर दिल्ली चला गया। 1.5 साल बाद माला और सुमित दिल्ली से वापस आए तो माला की गोद में एक 4 महीने की प्यारी सी बच्ची भी थी। शाम को मनोहर जब घर आए तो देखा कि आंगन में माला और सुमित अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। वे अपनी बेटी के उचित फैसले पर मुस्कुराकर अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।
दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।